नमस्कार। आज हम भारत के उन 4 मजबूत कानूनों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे पर्यावरण और जानवरों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। ये वो नींव हैं जिन पर हमारी कुदरती विरासत की हिफाजत टिकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये कानून बनते कैसे हैं? अक्सर देखा गया है कि बड़े बदलाव किसी बड़ी दुखद घटना के बाद ही आते हैं। तो जब कोई त्रासदी होती है तो एक देश के तौर पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं? यही सवाल हमें हमारे पहले कानून की तरफ ले जाता है। देखिए, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई, जो शायद दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक थी। और इसके ठीक 1 साल बाद ही दिल्ली में ओलियम गैस लीक हो गई, जिसने ये साफ कर दिया कि खतरा अभी टला नहीं है। इन्हीं हादसों के सीधे जवाब में 1991 में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया। और यहीं से हमारा पहला स्तंभ खड़ा होता है, लोगों को आपदा से बचाना। और ये काम करता है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इसका एक ही और सबसे जरूरी मकसद था औद्योगिक हादसों के शिकार लोगों को फौरन मतलब तुरंत राहत पहुंचाना। इस कानून का जो दिल है वो है इसका नो फॉल्ट लायबिलिटी का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी के खतरनाक सामान से कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार वो कंपनी ही होगी, भले ही उसकी कोई लापरवाही ना भी हो। मतलब पीड़ित को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी से कोई गलती हुई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि इसने सारा बोझ पीड़ित के ऊपर से हटाकर कंपनी के मालिक पर डाल दिया। तो फिर राहत मिलती कैसे है? इसका प्रोसेस काफी सीधा रखा गया है। हादसे के 5 साल के अंदर पीड़ित को स्थानीय कलेक्टर के पास अप्लाई करना होता है। फिर कलेक्टर एक जांच बिठाता है, दोनों पक्षों की बात सुनता है और फिर राहत के लिए मुआवजा तय करता है। और सबसे जरूरी बात, बीमा कंपनी को यह पैसा 30 दिन के अंदर देना होता है, ताकि मदद जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अच्छा, तो इंसानों की सुरक्षा से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जानवरों की। हमारा दूसरा स्तंभ है भारत के वन्य जीवों की रक्षा, और इसका आधार है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये कानून भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की रीढ़ की हड्डी है, कह सकते हैं। तो इसे चलाता कौन है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन को अपॉइंट करती है, लेकिन असल पावर स्टेट लेवल पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन यानी CWLW के हाथ में होती है। और फिर नीतियां बनाने में सलाह देने के लिए नेशनल और स्टेट लेवल पर सलाहकार बोर्ड भी होते हैं। इस कानून का एक सबसे बड़ा और सीधा नियम है रोक। इसका सेक्शन 9 साफ साफ कहता है कि शेड्यूल I, II, III और IV में आने वाले किसी भी जंगली जानवर का शिकार करना पूरी तरह से मना है। आसान भाषा में कहें तो ये कानून शिकार पर लगभग पूरी तरह से पाबंदी लगाता है, ताकि इन जानवरों को बचाया जा सके। और अगर ये कानून तोड़ा तो सजा भी बहुत सख्त है। सोचिए, अगर मामला शेड्यूल 1 के किसी जानवर जैसे कि बाघ या हाथी से जुड़ा है तो कम से कम 3 से 7 साल की जेल की सजा है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कितना गंभीर मामला है। ये कानून कुछ खास प्रोटेक्टेड एरियाज भी बनाता है। पहला है सेंचुरीज यानी अभयारण्य। ये वो इलाके हैं जो पर्यावरण के लिहाज से जरूरी हैं, और यहाँ कुछ एक्टिविटीज की इजाजत CWLW दे सकता है। लेकिन दूसरा है नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ सुरक्षा का लेवल कहीं ज्यादा सख्त होता है। यहाँ जानवरों को चराने की भी इजाजत नहीं होती और इंसानी दखलंदाजी पर बहुत ज्यादा पाबंदियां होती हैं। तो जानवरों के बाद अब बारी है उनके घर की, यानी हमारे जंगलों की। हमारा तीसरा स्तंभ है जंगलों को बचाना, और इसके लिए है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये कानून भारत के जंगलों से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है। ये कानून जंगलों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें 2 हिस्सों में बांटता है। पहले हैं रिजर्व फॉरेस्ट्स यानी आरक्षित वन। इनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ शिकार, चराई या पेड़ काटने जैसी हर चीज पर रोक है और किसी के भी निजी अधिकार नहीं चलते। दूसरी तरफ है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स यानी संरक्षित वन। ये भी सरकारी जंगल हैं, लेकिन सरकार यहाँ स्थानीय लोगों को कुछ हद तक इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकती है। अब आता है हमारा आखिरी और चौथा स्तंभ। ये सुरक्षा के दायरे को सिर्फ जंगली जानवरों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि सभी जानवरों तक ले जाता है। ये है पशु क्रूरता की रोकथाम, और इसके लिए कानून है द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इस कानून का मिशन बहुत सीधा और साफ है, लेकिन बहुत गहरा भी। वो है जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा से बचाना। ये कानून सिर्फ जानवरों के होने की बात नहीं करता, बल्कि उनकी भलाई, उनके वेलबींग की बात करता है।
तो सेक्शन 11 के हिसाब से क्रूरता है क्या? इसमें किसी जानवर को पीटना, उसे भूखा प्यासा रखना, उसे इतने छोटे पिंजरे में रखना कि वो हिल भी ना पाए, उसे लावारिस छोड़ देना या किसी भी वजह से उसे बेवजह दर्द देना, ये सब शामिल है। ये लिस्ट कानून के इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। तो अब सवाल ये है कि इन चारों अलग अलग कानूनों को एक साथ कौन सी चीज जोड़ती है? वो है हमारे देश का सर्वोच्च कानून, भारत का संविधान। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और ये एक साझा जिम्मेदारी है। संविधान का आर्टिकल 48A कहता है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण, जंगल और वन्य जीवों की रक्षा करे। वहीं आर्टिकल 51AG हम सब यानी हर नागरिक को ये जिम्मेदारी देता है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और हर जीवित प्राणी के लिए मन में दया का भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये सिर्फ एक कानूनी लाइन नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। तो हमने इन 4 स्तंभों को देखा जो सुरक्षा का एक बहुत मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल फिर भी रह जाता है। कानून तो मौजूद हैं, पर उन्हें असलियत के धरातल पर कौन उतारेगा, उन्हें जिंदा कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।